इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन वॉइस बताती है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले और समय से भी पहले सेलेस्टियस प्रकट हुए थे। परम सेलेस्टियस अरिशेम ने सबसे पहले सूर्य की रचना की, जिससे ब्रह्मांड में रोशनी का संचार हुआ, दुनिया सजी हुई और पनपी, सब स्थिर और शांत था। फिर अंतरिक्ष के गर्भ से एक अप्राकृतिक जीव की नस्ल पैदा हुई जो सचेतन जीवों को मारती थी। उन्हें डेविएंट्स नाम दिया गया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरिशेम ने ओलंपिया प्लेनेट के अमर योद्धाओं को डेविएंट्स का खात्मा करने के लिए भेजा। उनका नाम था इटर्नल्स। उनकी अरिशेम पर अटल श्रद्धा थी, मगर परम इटर्नल्स अजय के नेतृत्व में एक मिशन हुआ जिसने सब बदल दिया। फिर हमें इटर्नल्स का स्पेसशिप डोमो दिखाया जाता है, जिसमें 10 इटर्नल्स होते हैं जो अर्थ पर डेविएंट को खत्म करने जा रहे होते हैं। फिर हम 5000 BC में मेसोपोटामिया का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। समुद्र के किनारे पर एक लड़का और उसके पापा मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक डेविएंट्स आकर उसके पापा को खा जाता है और उस लड़के को भी खाने लगता है। तभी वहाँ इक्रिस आकर उसे बचा लेता है। इक्रिस काफी पावरफुल इटर्नल था जो हवा में उड़ सकता है और अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता था, इसीलिए उस डेविएंट को मार देता है। तभी वहाँ एक और डेविएंट उस लड़के को खाने के लिए आता है, मगर मक्कारी उसे बचा लेती है। मक्कारी बहुत स्पीड से दौड़ती थी। फिर किंगो को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करके उसे फायर करता था। गिलगमेश फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थीना अपनी पावर का यूज करके कोई भी हथियार बना सकती थी और वो बहुत पावरफुल योद्धा थी। फिर सब इटर्नल आदिवासी लोगों के पास आते हैं। आदिवासी उन्हें देखकर हथियार उठा लेते हैं। ड्रुइग अपनी पावर से आदिवासियों को हिप्नोटाइज करके उन्हें शांत कर देता है। इक्रिस को डेविएंट से लड़ते वक्त चोट आ गई थी। एजेक अपनी पावर से इक्रिस को ठीक कर देती है, क्योंकि उसके पास किसी भी जिंदा जीव को ठीक करने की ताकत थी। एक आदिवासी लड़का सरसी के पास आता है। सरसी अपनी पावर से पत्थर से बने चाकू को मेटल का बनाकर उस लड़के को दे देती है। फिर हमें प्रेजेंट में लंदन में सरसी को दिखाया जाता है जो एक म्यूजियम साइंटिस्ट होती है। सरसी एक स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए आती है, जहाँ हमें डेन को दिखाया जाता है जो सरसी से प्यार करता है। फिर वहाँ से चला जाता है। सरसी बच्चों से सवाल पूछ रही होती है। तभी वहाँ एक भूकंप आ जाता है। सरसी सभी बच्चों को टेबल के नीचे छिपने के लिए कह देती है। तभी क्लास की दीवार से एक पत्थर लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है, मगर सरसी उस पत्थर को छूकर उसे धूल में बदल देती है। रात को एक बार में सरसी डेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं स्प्राइट भी अपना रूप बदलकर एक लड़के से बातें कर रही होती है। वो लड़का स्प्राइट को छूता है तो स्प्राइट के हाथों से लाइट निकलती है और स्प्राइट वहाँ से चली जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। स्प्राइट एक छोटी लड़की की तरह दिखाई देती है। वहीं डेन सरसी को उनके रिश्ते के बारे में पूछता है, मगर सरसी कहती है कि मैं अभी साथ नहीं रह सकती। डेन कहता है कि मुझे स्प्राइट ने बताया है कि तुम्हारा पिछले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप 100 साल पहले हुआ था और वो उड़ भी सकता है। सरसी कहती है कि वो एक पायलट है। फिर वो सब घर जाते हैं, मगर रास्ते में उन पर एक डेविएंट हमला कर देता है। सरसी उसे रास्ते में फंसा देती है, मगर वहाँ से निकल जाता है। सरसी उसे दूसरी तरफ ले जाती है। स्प्राइट अपने और सरसी के बहुत सारे इल्यूजन बना देती है, मगर डेविएंट उन्हें ढूंढकर स्प्राइट पर हमला कर देता है। तभी वहाँ इक्रिस आ जाता है और स्प्राइट को बचा लेता है। डेविएंट इक्रिस पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक बस से टकरा जाते हैं। बस डेन और स्प्राइट के ऊपर गिरने वाली थी। तभी सरसी बस को छूकर उसे फूल में बदल देती है। इक्रिस डेविएंट को घायल कर देता है, मगर डेविएंट अपने आप को हील कर लेता है। इक्रिस और स्प्राइट ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर इक्रिस डेविएंट पर हमला करता है, लेकिन वहाँ से भाग जाता है। फिर सरसी डेन को बताती है कि हम इटर्नल से इंसानों को डेविएंट से बचाने के लिए धरती पर 7000 साल पहले आए थे। 500 साल पहले हमें लगा हमने सारे डेविएंट्स को मार दिया, मगर वो वापस आ गए। डेन सरसी से पूछता है कि जब थेनोस धरती पर आया था या किसी भी और जंग में तुम लोग कहाँ थे। सरसी कहती है कि डेविएंट्स के अलावा हमें किसी भी इंसानी मसलों में दखल देने से मना किया गया था, क्योंकि अगर हम इंसानों को हर चीज से बचाते रहे तो इंसानों का विकास उस तरह नहीं होगा जैसा होना चाहिए। डेन कहता है कि जब डेविएंट्स 500 साल पहले खत्म हो गए थे तो तुम लोग वापस क्यों नहीं गए। सरसी बताती है कि हम घर लौटने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। फिर सरसी स्प्राइट के पास आ जाती है। सरसी इस बात को लेकर परेशान होती है कि डेविएंट अपने आप को हिल कर रहा था, मगर पहले तो वो ऐसा नहीं कर पाते थे। इक्रिस कहता है कि बाकी इटर्नल्स को ढूंढना होगा। सरसी कहती है कि पहले एजे के पास चलते हैं, उन्हें पता होगा क्या करना है। फिर हमें समय में पीछे 575 BC बेबलोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इटर्नल्स डेविएंट से लड़कर इंसानों की जान बचा रहे थे। फिर एजे को अरिशेम से बात करते हुए दिखाया
दिखाया जाता है। एजेक अरिशेम से कहती है कि आपकी बनाई गई दुनिया बहुत अद्भुत है, मगर मुझे लगता है कि इस बार मिशन की कीमत बहुत भारी होगी। अरिशेम कहते हैं कि इस ग्रह के मोह में मत बंधो। एजेक, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मिशन की सफलता पर ही होना चाहिए। फिर एजेक फास्टोस के पास जाती है। फास्टोस एजेस को भाप इंजन दिखाता है और कहता है कि इसकी मदद से इंसान बहुत तेजी से अपनी खेती बढ़ा सकते हैं। एजेक उससे कहती है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, इंसानों के लिए कुछ आसान बनाओ। फिर फास्टोस एक हल बनाता है। फिर स्प्राइट बेबलोन को लोगों को इटर्नल्स और डेविएंट्स के बारे में बता रही होती है। मक्कारी वहाँ कुछ पुरानी चीजें लेकर आती है जिन्हें एक आदमी चुराने की कोशिश कर रहा था, मगर मक्कारी उसे पकड़ लेती है। मक्कारी बोल नहीं सकती थी, तो ड्रूइग मक्कारी के इशारों को समझकर कहता है कि मैं वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हूँ और छोटी से छोटी चीज भी मैं महसूस कर सकती हूँ। तभी वहाँ कुछ लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। ड्रूइग उन्हें अपनी पावर से काबू करके गले मिलवाता है और उनकी लड़ाई रुकवा देता है। एक्रिस एजेक से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मुझे सर्सी का प्यार भी इस मिशन से भटका नहीं सकता। एजेक एक्रिस को बताती है कि अरिशेम पर तुम्हारा भरोसा अटूट है, मगर तुम्हें अपनी खुशी ढूंढने का हक है। जाओ और सर्सी से अपने दिल की बात कह दो। एक्रिस सर्सी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। सर्सी भी एक्रिस से बहुत प्यार करती है। फिर हम 480 गुप्ता साम्राज्य का सीन देखते हैं, जहाँ एक्रिस और सर्सी शादी कर लेते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। फिर प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक्रिस, सर्सी और स्प्राइट साउथ डकोटा में एजेक के पास आए होते हैं। वो सब एजेक को उनके घर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एजेक नहीं मिलती। फिर सर्सी को एजेक घर के बाहर मरी हुई मिलती है। सब एजेक को मरी हुई देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी एजेक के अंदर से शक्ति व्रत निकलकर सर्सी के अंदर चला जाता है और अरिशेम सर्सी से कहते हैं कि वक्त आ गया है। स्प्राइट और एक्रिस भी सर्सी के पास आ जाते हैं। सर्सी उन्हें बताती है कि एजेक का शक्ति व्रत जिससे अरिशेम से बात करती है वो मेरे अंदर आ गया और मैंने अरिशेम से बात की। एक्रिस सर्सी को कहता है कि तुम्हारे मन का भ्रम भी हो सकता है। फिर हमें समय में पीछे 1521 एडी में टेनोचतितलन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युद्ध हो रहा होता है, जिसमें सेना बेकसूर लोगों को मार रही होती है। यह सब देखकर ड्रूइग उन लोगों को अपने वश में करने लगता है, मगर एजेक उसे रोक लेती है और कहती है कि हम इंसानों के झगड़ों में दखल नहीं दे सकते, हमारा काम बस डेविएंट्स को मारना है। ड्रूइग कहता है कि यह झगड़ा नहीं बल्कि कत्लेआम है, हथियार का आविष्कार भारी पड़ रहा है, मैं सब रोक सकता हूँ। तभी थीना को कुछ हो जाता है। सर्सी थीना के पास जाती है, मगर थीना सर्सी पर हमला कर देती है। मक्कारी ये देखकर सर्सी को वहाँ से दूर ले जाती है। थीना फास्टोस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। मक्कारी थीना को तेजी से दूर ले जाने की कोशिश करती है, मगर थीना ने मक्कारी के पेट में तलवार घुसा दी, जिससे मक्कारी नीचे गिर गई। थीना मक्कारी को मारने के लिए उस पर हमला करती है, मगर एजेक अपने हाथ आगे लाकर हमला अपने ऊपर ले लेती है और थीना को शांत करने की कोशिश करती है, मगर थीना एजेक के पेट में भी तलवार घुसा देती है। तभी गिलगमेश आकर थीना को पकड़ लेता है, मगर थीना गिलगमेश पर भी हमला कर देती है। गिलगमेश को थीना को रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आता, इसीलिए उसे जोर से मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। एजेक सभी के घाव को अपनी पावर से हिल कर देती है। सर्सी कहती है कि मुझे लगा कि मन का भ्रम सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। फास्टोस बताता है कि एक लाइलाज बीमारी है। तभी थीना को होश आ जाता है। एजेक उसे बताती है कि तुम सबको जान से मारने वाली थी। सर्सी और फास्टोस तो घायल हुए, मगर मक्कारी तो मरते मरते बची। थीना कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। एजेक उसे बताती है कि तुम्हें मन का भ्रम है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी यादों के बोझ तले टूट रहा है और मेरे पास बस एक ही इलाज है कि तुम्हारी यादों को मिटाकर एक नई शुरुआत करें। थीना कहती है कि मैं मेरी जिंदगी भूलना नहीं चाहती। एजेक उसे कहती है कि पुरानी यादें होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी आत्मा वही रहेगी, तुम थीना ही रहोगी, मुझ पर भरोसा रखो। तभी ड्रूइग उन्हें कहता है कि आप पर भरोसा क्यों रखे, आप उसकी अस्थि मिटाने की बात कर रही हैं। हमने 7000 साल तक आप पर भरोसा रखा और देख लीजिए आप पर भरोसा करने का नतीजा, हजारों सालों तक इंसानों को आपस में लड़कर बर्बाद होते देखा, जबकि मैं पल भर में उन्हें रोक सकता था। फिर ड्रूइग सब लोगों को अपने वश में करके युद्ध रोक देता है और उन लोगों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। एक्रिस ड्रूइग को समझाता है लोगों को उसके वश से छोड़ने के लिए। एजेक उसे रोकती है, मगर ड्रूइग कहता है कि आपके कहने से मैं नहीं रुकूंगा, अगर मुझे रोकना है तो मुझे मार दीजिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। गिलगमेश एजेक से कहता है कि थीना मेरी निगरानी में रहेगी, उसकी यादों को मत मिटाइए। एजेक उसे कहती है कि किसी दिन जब ये तुम पर वार करेगी तो तुम्हें इसे मारना होगा। गिलगमेश कहता है कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। एजेक सबसे कहती है कि तुम सब जा सकते हो, डेविएंट्स मर चुके हैं, अब मेरे साथ रहने
की कोई वजह नहीं, आज से हम सबके रास्ते अलग हुए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मंजिल चुनो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो और अपना मकसद ढूंढो, और एक दिन फिर हम सब मिलेंगे। फिर हमें प्रेजेंट में मुंबई का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंगो एक बॉलीवुड एक्टर होता है और अपनी मूवी पर काम कर रहा होता है। एक सर्सी और स्प्राइट वहाँ जाते हैं। किंगो का मैनेजर उन्हें बताता है कि किंगो सर थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे। फिर किंगो उनसे मिलने आता है। स्प्राइट उसे बताती है कि एजे की मौत हो गई है। यह सुनकर किंगो काफी दुखी हो जाता है। फिर वो सब किंगो के प्लेन से थीना और गिलगमेश के पास जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। किंगो के साथ उसका मैनेजर करुण भी होता है और वो सब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। वहाँ वो गिलगमेश को बताते हैं कि लंदन में एक डेविएंट ने हम पर हमला किया था। फिर क्रिस गिलगमेश को बताता है कि एजेक मर चुकी है। यह सुनकर गिलगमेश भी काफी दुखी होता है। फिर वो उन्हें थीना के पास लेकर जाता है, मगर थीना गिलगमेश पर अटैक कर देती है क्योंकि अभी भी मन के भ्रम की वजह से अपनी यादों में अटकी हुई थी। फिर स्प्राइट थीना को अपनी पावर से शांत कर देती है। फिर सब बैठकर खाना खाते हैं। सर्सी वहाँ से चली जाती है और उसे थीना की ड्राइंग्स मिलती है और वो गिलगमेश से पूछती है क्या यही वो सेंचुरी 6 है जिसके बारे में थीना कहती रहती है। गिलगमेश बताता है कि यहाँ एक प्लेनेट है। उसे लगता है कि उस प्लेनेट के तबाह होने के वक्त वो वही थी। बड़े बड़े भूकंपों ने प्लेनेट को चीर दिया और वहाँ सब मर गए और वो भी मर गई। सर्सी अरिशेम से बात करती है और उन्हें बताती है कि एजे को एक डेविएंट ने मार दिया और उनकी पावर भी ले ली। अरिशेम सर्सी को बताते हैं कि इमरजेंस का ही एक असर है। तुम्हें पृथ्वी पर सेलेस्टियल टियामुट के इमरजेंस के लिए भेजा गया था। हर 7 अरब सालों में नए सेलेस्टियल पैदा होने चाहिए। मैं पूरे ब्रह्मांड के सजीव ग्रहों में सेलेस्टियल्स के बीज बोता हूँ और पृथ्वी को टियामुट सेलेस्टियल के लिए चुना गया है। अपने पोषण के लिए सेलेस्टियल्स को बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है और वो उन्हें इंसानों से मिलती है, मगर डेविएंट्स इंसानों की जनसंख्या को कम कर रहे थे, इसलिए इटर्नल्स ने उनका नाश किया। अब इस पृथ्वी की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ चुकी है और अब इमरजेंस का समय आ गया। यह सब दृश्य अरिशेम सर्सी को दिखाते हैं और इसे देखकर सर्सी उन्हें कहती है कि इससे पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। अरिशेम सर्सी को बताते हैं कि एक जीवन का अंत दूसरे जीवन के लिए आरंभ है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार जरूरी है। रचना और विनाश का चक्र चलता रहता है। सजीव ग्रहों की ऊर्जा से सेलेस्टियल तारों को जन्म देते हैं, जिनके गुरुत्वाकर्षण, गर्मी और रोशनी से नई आकाश गंगाएं बनती है। हमारे बिना ब्रह्मांड अंधेरों में विलुप्त हो जाएगा और जीवन खत्म हो जाएगा। सर्सी अरिशेम से पूछती है कि सब एजेक को पता था। अरिशेम बताते हैं कि एजेक ने अरबों सालों से कई सेलेस्टियल्स के पैदा होने में मदद की और तुमने भी। सर्सी कहती है कि पृथ्वी मेरा पहला मिशन था और मेरा घर तो ओलंपिया है। फिर अरिशेम उसे बताते हैं कि ओलंपिया है ही नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें और बाकी सभी इटर्नल्स को ब्रह्म निर्माणशाला में बनाया था। सर्सी वहाँ कई सारे इटर्नल्स को देखती है और कहती है कि सब मरते हैं सिवाय हमारे, क्योंकि हम कभी जिंदा ही नहीं थे। मगर मुझे ये सब याद क्यों नहीं? अरिशेम सर्सी को बताते हैं कि हर इमरजेंस के बाद तुम्हारी यादों को मिटा दिया जाता था और उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। सर्सी उनसे पूछती है कि आप इन यादों को क्यों रखते हैं? अरिशेम कहते हैं कि इन यादों की मदद से ही मैं डेविएंट्स को जान पाता हूँ। मैंने डेविएंट्स को उसी मकसद से बनाया था जिस मकसद से मैंने तुम्हें बनाया। हर सेलेस्टियल वाले ग्रहों पर परपक्षी होते हैं। मैंने डेविएंट्स को बेचकर उनका खात्मा करवाया ताकि जीवन वहाँ पनप सके, मगर उनकी बनावट में एक भूल हो गई। वो विकसित होने लगे और खुद परपक्षी बन गए और वो मेरे काबू में नहीं रहे। फिर मैंने इटर्नल्स को बनाया जो विकसित नहीं हो सकते। फिर अरिशेम सर्सी को कहते हैं कि एजेक ने परम इटर्नल के रूप में तुम्हें चुना है। सर्सी मुझे निराश मत करना। सर्सी सबको जाकर ये बात बताती है कि अरिशेम ने डेविएंट्स बनाए हैं। स्प्राइट कहती है कि थीना की यादों को मिटाते वक्त उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई होगी, जिसके कारण थीना को हमारे दूसरे ग्रहों के पुराने मिशन याद आ रहे हैं, जिससे हम सब मन का भ्रम समझ रहे थे। सर्सी सबसे कहती है कि हमें इमरजेंस को रोकना होगा। किंगो से कहता है कि एक सेलेस्टियल के जन्म को रोकने का हमें कोई हक नहीं है। गिलगमेश कहता है कि क्यों ना ड्रुइग उसे अपने पावर से सुला दे। एग्रिस कहता है कि हमें बाकियों को ढूंढने जाना होगा। एक बार सब मिल जाए फिर तय करेंगे कि इमरजेंस का क्या करना है। सब अमेजन में ड्रुइग के पास आ जाते हैं। ड्रुइग अमेजन में अपना एक गांव बनाकर रहता था। सर्सी ड्रुइग को सारी बातें बताती है और उसे मदद मांगती है, मगर ड्रुइग मदद करने से इनकार कर देता है। वहीं स्प्राइट इग्रिस को छिपकर देख रही होती है। तभी वहाँ किंगो आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इग्रिस से प्यार करती हो, मगर इग्रिस सर्सी से प्यार करता है। स्प्राइट किंगो से पूछती है कि मुझे अरिशेम ने ऐसा क्यों बनाया। वहीं सर्सी डेन से फोन पर बात कर रही होती है, मगर अचानक सिग्नल चले जाते हैं। वहाँ इग्रिस आता है और सर्सी से कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है।
अगर अरिशेम को पता चल गया कि तुम इमरजेंस को रोकना चाहती हो तो तुम्हें मार देंगे। मैं इतना ताकतवर नहीं कि तुम्हें अरिशेम से बचा सकूं। सर्सी कहती है कि सिंसा के चक्र को रोकना होगा और तुम मेरी फिक्र मत करो। तभी एक डेविएंट इक्रिस पर हमला करके उसे आसमान में ले जाता है और बहुत सारे डेविएंट आकर ड्रूई के गांव पर हमला कर देते हैं। सर्सी लोगों को एक कमरे में भेजकर उस कमरे को मेटल का बना देती है। इक्रिस उस डेविएंट को मार देता है मगर दूसरा डेविएंट इक्रिस पर हमला कर देता है। गिलगमेश वहां आकर इक्रिस को बचा लेता है। तभी थीना को अपने पुराने मिशन याद आने लगते हैं और वो इक्रिस पर हमला कर देती है। गिलगमेश थीना को शांत करके वहीं रुकने के लिए कहता है और डेविएंट से लड़ने के लिए जाता है। सबसे पावरफुल डेविएंट बाकी डेविएंट्स को ड्रूई के गांव पर हमला करने के लिए भेज देता है। गिलगमेश इक्रिस को गांव में डेविएंट्स को मारने के लिए भेज देता है। इक्रिस डेविएंट्स को मारता है और लोगों को बचाता है, लेकिन एक डेविएंट इक्रिस को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और सर्सी उसे बचाने आती है। वो डेविएंट सर्सी पर हमला करता है। सर्सी उसे अपने हाथों से छूती है जिसके कारण वो डेविएंट एक पेड़ बन जाता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सर्सी पहले अपनी पावर से बस निर्जीव चीजों को बदल सकती थी मगर अब सजीव चीजों को भी बदलने लगी है। गिलगमेश डेविएंट के लीडर क्रो से लड़ता है मगर वो डेविएंट गिलगमेश को मारकर उसकी पावर छीन लेता है और इंसानों की तरह बोलने लग जाता है। वो बताता है कि एजेक ने जो देखा मैंने भी वो देखा था। बहुत सारे ग्रह और ढेर सारी लाशों पर एक सेलेस्टियल पैदा होता है। अरिशेम ने हमारा फायदा उठाया और इमरजेंस होते ही हमें मरने के लिए छोड़ दिया और फिर उसने तुम्हें भेजा डेविएंट्स को मारने के लिए। हमारे साथ जो तुमने किया उसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। थीना ये सब देखती है मगर वो भ्रम में होने के कारण कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ इक्रिस आ जाता है और क्रो पर हमला करता है मगर वहाँ से भाग जाता है। सर्सी ड्रूई को उनके साथ मिलकर डेविएंट को रोकने के लिए कहती है। ड्रूई कहता है कि तुम मुझे एक सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करने के लिए कह रही हो, यह मेरे बस की बात नहीं। सर्सी कहती है कि हमें फास्टोस की मदद चाहिए। ड्रूई उसे बताता है कि इंसानों पर से फास्टोस का भरोसा उठ गया। फिर हमें समय में पीछे अगस्त 1945 हिरोशिमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ परमाणु हमले में बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। ये सब देखकर फास्टोस बहुत दुखी होता है और अपने आप को इन सब की मौत का जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसी ने परमाणु हथियारों का निर्माण किया था। फिर हमें प्रेजेंट डे शिकागो में फास्टोस को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ होता है। सर्सी और इक्रिस उससे मिलने आते हैं। वो उसे सारी बातें बताते हैं मगर फास्टोस मदद करने से मना कर देता है पर उसके हस्बैंड के कहने पर वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। सब इटर्नल इराक जाते हैं अपनी स्पेसशिप डोमो लेने के लिए। मकारी भी शिप में ही होती है। फास्टोस सबको बताता है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी सेलेस्टियस पैदा करते हैं और अरिशेम ने हमें बनाते वक्त हमें कॉस्मिक एनर्जी से भर दिया जिससे हम अमर हो गए। इन ब्रेसलेट्स में इतनी पावर होती है कि हमारी पावर को रोक सकते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठा होने लगेगी। अगर डेविएंट हमारी शक्ति को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो हम भी एक दूसरे की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो हम में से एक के पास सबकी शक्तियां होगी जिससे यूनिमाइंड बनेगा जो इमरजेंस को रोक सकता है। सब इक्रिस से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। इक्रिस कहता है कि एजेक ने सर्सी को लीडर चुना है, फैसला वही करेगी। ये सुनकर स्प्राइट वहाँ से चली जाती है और इक्रिस भी चला जाता है। किंगो इक्रिस के पीछे जाता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इक्रिस उसे कहता है कि तुम मुझे जो समझते हो मैं वो नहीं हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 6 दिन पहले एजेक को साउथ डकोटा में दिखाया जाता है। एजेक इक्रिस को दुनिया खत्म होने वाली बात पहले ही बता देती है और कहती है कि हमें बाकी इटर्नल्स को भी इस बारे में बताना होगा जिससे हमें सबके साथ मिलकर इमरजेंस को रोक पाएंगे। इक्रिस पूछता है कि हम इमरजेंस को क्यों रोकेंगे। एजेक कहती है कि 5 साल पहले थेनोस ने दुनिया की आधी आबादी मिटा दी थी मगर इस ग्रह के लोगों ने हार नहीं मानी और सब कुछ एक चुटकी में वापस ले आए। इक्रिस एजेक को अलास्का में ले जाता है और बताता है कि सदियों से ये डेविएंट्स बर्फ में दबे रहे मगर इमरजेंस के कारण जब ग्लेशियर पिघलने लगा तो ये डेविएंट्स बाहर आ गए और ऑयल कंपनी के मजदूरों को मार डाला। तभी मैंने इन्हें ट्रेस किया। इक्रिस एजेक से कहता कि मुझे शक था कि आपकी सोच बदल गई है मगर मैं आपको अरिशेम को धोखा नहीं देने दूंगा। एजेक कहती है कि फिर मुझे मार क्यों नहीं देते। इक्रिस कहता है कि जब बाकी इटर्नल्स को एहसास होगा कि धरती में बदलाव हो रहा है तो आपके पास आएंगे और जब आपकी लाश मिलेगी तो उनका शक सीधा डेविएंट्स पर जाएगा और इमरजेंस तक वो डेविएंट्स से उलझे रहेंगे। फिर इक्रिस एजेक को डेविएंट्स के सामने फेंक देते हैं और डेविएंट्स का लीडर क्रो उन्हें मारकर उनकी पावर छीन लेता है जिससे वो खुद की बॉडी को हिल करने लग जाता है। फिर इक्रिस
क्रिस एजे को लेकर उनके घर पर छोड़ देता है। फिर हमें प्रेजेंट में सर्सी को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि इमरजेंस शुरू हो चुका है। फास्टस मक्कारी को इमरजेंस किस जगह होगा ये ढूंढने के लिए भेज देता है। मक्कारी बहुत स्पीड में जाकर इमरजेंस की जगह ढूंढ लेती है। क्रिस अपना सूट पहनता है। उसे देखकर सर्सी क्रिस से पूछती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। क्रिस उसे कहता है कि मैं चाहता था कि तुम्हें दुनिया शांति से छोड़ो, बिना इमरजेंस के बारे में कुछ भी जाने। क्रिस फास्टस का बनाया हुआ यूनिमाइंड के ब्रेसलेट को नष्ट कर देता है। सर्सी सबको बताती है कि क्रिस को इमरजेंस के बारे में पहले से ही पता था। क्रिस बताता है कि एजेक ने बेबलोन से निकलते वक्त मुझे सब बता दिया था। सर्सी क्रिस से पूछती है कि अगर एजेक तुम्हें अपनी जगह देना चाहती थी तो उन्होंने मुझे क्यों चुना। सब समझ जाते हैं कि क्रिस ने एजेक को मारा है। मक्कारी आकर सबको इमरजेंस की जगह बता रही होती है। तभी क्रिस उस पर हमला करता है, मगर किंगो सामने आकर मक्कारी को बचा लेता है और मक्कारी को वहाँ से भगा देता है। सब इटर्नल्स क्रिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्रिस कहता है कि तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम सबको मार दूंगा। क्रिस वहाँ से जाने लगता है, मगर स्प्राइट उसे रोककर उसके साथ चली जाती है। मक्कारी सबसे पूछती है कि स्प्राइट क्रिस के साथ क्यों गई। किंगो सबको बताता है कि स्प्राइट क्रिस से प्यार करती है। फिर किंगो भी वहाँ से जाने लगता है। फास्टस उसे रोकता है, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे क्रिस की बात सही लगती है, अगर तुम इस इमरजेंस को रोकोगे तो पता नहीं ऐसी कितनी दुनिया बनने से पहले रोकोगे। और किंगो वहाँ से चला जाता है। ड्रूई कहता है कि अगर हम क्रिस से लड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। फास्टस कहता है कि हमारी शक्तियाँ मिलाकर एक सेलेस्टियल को मारने के लिए काफी नहीं है। ड्रूई बताता है कि सर्सी ने एक डेविएंट को पेड़ बना दिया था। ये सुनकर फास्टस कहता है कि सर्सी इसी तरह तुम टियामुट को रोक सकती हो, मगर सर्सी कहती है कि वो डेविएंट मर चुका था और मैं एक सेलेस्टियल को नहीं मार सकती। फास्टस सर्सी से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति व्रत है वो तुम्हें और अरिशेम को आपस में जोड़ता है, उसका इस्तेमाल करके मैं हम सब के बीच में एक कनेक्शन बना सकता हूँ, जिससे हमारा यूनिमाइंड एक्टिवेट हो जाएगा, मगर उसे तुम्हारे अंदर से निकलना होगा। फिर फास्टस शक्ति व्रत को निकालकर सबके लिए यूनिमाइंड ब्रेसलेट बना देता है और वो सब इमरजेंस को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। क्रिस उन्हें मारने के लिए जाता है, मगर थीना उसे रोकती है। दोनों लड़ते हैं। सर्सी, ड्रूइग और मक्कारी इमरजेंस को रोकने लग जाते हैं। थीना भी यूनिमाइंड से जुड़ जाती है। क्रिस वहाँ आकर ड्रूइग पर हमला करके उसे घायल कर देता है और डोमो शिप पर हमला करके उसे क्रैश करवा देता है। मक्कारी फास्टस और थीना को शिप से निकालकर बाहर ले आती है। मक्कारी गुस्सा होकर क्रिस पर हमला कर देती है क्योंकि वो ड्रूइग से प्यार करती थी। सर्सी फास्टस को क्रिस को जाकर रखने के लिए कहती है और इमरजेंस को रोकने के लिए टियामुट के पास चली जाती है। क्रिस मक्कारी को घायल कर देता है। तभी वहाँ क्रो आ जाता है और क्रिस पर हमला कर देता है क्योंकि वो सभी इटर्नल्स की पावर छीनना चाहता था। फास्टस उस पर हमला करके उसे गुफा में भेज देता है और क्रिस को अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके वहीं बांध देता है। सर्सी टियामुट के पास जा रही होती है। स्प्राइट एजेक का रूप लेकर सर्सी पर पीछे से हमला करके उसे घायल कर देती है। तभी वहाँ ड्रूइग आ जाता है और स्प्राइट को मारकर बेहोश कर देता है। थीना उस डेविएंट को मारने के लिए गुफा में जाती है। वो डेविएंट गिलगमेश की आवाज से बात करके थीना की पावर छीनने की कोशिश करता है, मगर थीना उसे मार देती है। फिर दिखाया जाता है कि टियामुट धरती से बाहर निकलना शुरू हो गया है। सर्सी टियामुट को रोकने लग जाती है। क्रिस फास्टस की केस से आजाद होकर सर्सी को मारने जाता है, मगर उससे प्यार करने की वजह से सर्सी को नहीं मार पाता। फिर सारे इटर्नल्स यूनिमाइंड का कलेक्शन बनाकर टियामुट को बाहर आने से रोक देते हैं। क्रिस को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो खुद को खत्म करने के लिए उड़कर सूरज में चला जाता है। सर्सी स्प्राइट को कहती है कि मेरे अंदर अभी टियामुट की कुछ पावर है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल सकता है, मगर तुम भी एक दिन इंसानों की तरह मर जाओगी। और सर्सी स्प्राइट को इंसान बना देती है। फिर हमें सारे इटर्नल्स को साउथ डकोटा में दिखाया जाता है। डोमो शिप को फास्टस ठीक कर देता है। थीना, ड्रूइग और मक्कारी डोमो को लेकर घर चले जाते हैं। फास्टस अपनी फैमिली के साथ वहीं रुकता है। फिर किंगो, सर्सी और स्प्राइट को दिखाया जाता है। स्प्राइट किंगो के साथ इंडिया चली जाती है। डेन सर्सी को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है। तभी अरिशेम सर्सी को ले जाते हैं। वहीं हमें किंगो और फास्टस को भी दिखाया जाता है। अरिशेम सर्सी से कहते हैं कि तुमने एक सेलेस्टियल को मारा है इंसानों को बचाने के लिए, अभी मैं उन्हें बख्श रहा हूँ, मगर तुम्हारी यादें मुझे उनकी असली कीमत बताएगी। फिर मैं लौटूंगा अपना फैसला सुनाने के लिए। और उन्हें ब्लैक होल के जरिए लेकर चले जाते हैं। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थीना, ड्रूइग और मक्कारी को दिखाया जाता
जाता है। मकारी कहती है कि बहुत समय से हमें सर्सी, फास्टोस और किंगो दिखाई नहीं दे रहे, जैसे वो गायब हो गए हैं। थीना कहती है कि अरिशेम उन्हें अपने साथ ले गए, हमें वापस जाना होगा। तभी थीना और मकारी को डोमो में हलचल महसूस होती है और वहाँ पीप आता है जो उन्हें टाइटन ग्रह के राजकुमार थीनोस के भाई मिस्टी प्लेनेट पर रहने वाले स्टार फॉक्स से मिलवाता है। थीना उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। स्टार फॉक्स उन्हें बताता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और हम जानते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। इसके बाद मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें डेन को दिखाया जाता है जो एक एबोनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेने से डर रहा होता है क्योंकि वो स्वॉर्ड उसे धारण करने वाले को ब्लैक नाइट की शक्तियाँ प्रदान करती है। तभी एक आदमी जो कि असल में ब्लेड होता है वो डेन से पूछता है कि क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।